अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आज का सेशन। जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिप्लीटिंग। कोई चीज अगर डिप्लीट कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। दिन पे दिन कम होती जा रही है मतलब वो चीज डिप्लीट करती जा रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग इन क्वांटिटी, दिन पे दिन कम होती जा रही है। ड्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ड्विंडल कर रही है, कम होती जा रही है। एग्जॉस्टिंग कम होती जा रही है। डिमिनिश कर रही है, कम होती जा रही है। कुछ और वर्ड्स बता दो मुझे, कोई चीज अगर कम होती जा रही है फिर गिरती जा रही है, इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। मुरझाती जा रही है तो विदर कर रही है। वेन कर रही है। बहुत तेजी से नीचे जा रही है तो प्लमेट कर रही है। क्या कर रही है? नोज डाइव कर रही है, बहुत तेजी से नीचे जा रही है। प्लंज कर रही है मींस बहुत तेजी से नीचे जा रही है। आपने उस चीज को कम कर दिया है तो आपने क्या किया है? उस चीज को अबेट कर दिया है। अबेट का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज को कम कर दिया है। याद रहेंगे वर्ड्स सभी को? सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स। चलो अब मुझे बताओ, इंक्रीज के सिनोनिम्स बता दो जल्दी से मुझे। कल भी किए थे हमने, आज भी कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे। इंक्रीज के सिनोनिम्स, एस वाले सारे सिनोनिम्स बताएंगे। सर्च कर रही है, सोर कर रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, स्पाइरल कर रही है, मशरूम कर रही है, बोल्स्टर कर दिया मतलब आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, मतलब बढ़ा दिया। बूम कर रही है, बलून कर रही है, आपने उसको एम्पलीफाई कर दिया। ऑगमेंट कर दिया मतलब बढ़ा दिया। हाँ, कोई चीज स्पर कर गई मतलब वो तेजी से बढ़ गई। तो एंटोनिम्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग, रिप्लेनिशिंग मीन्स फिर से भर दिया, ऑगमेंट कर दिया मीन्स उस चीज को इंक्रीज कर दिया। स्नोबॉल कर गई कोई चीज मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई, राइट। तो जो कम होते हुए कोल रिजर्व्स हैं ब्रिटेन में, उसकी वजह से शिफ्ट आया दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे, उनको जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ रहा है डिप्लीटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब नहीं था, यहाँ पे ये एडजेक्टिव था। कोल रिजर्व्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो डिप्लीटिंग क्या था? डिप्लीटिंग वाज एडजेक्टिव हियर। हाँ, प्रोलिफरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई चीज अगर प्रोलिफरेट करती है इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से वो चीज क्या करती है? इंक्रीज करती है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मीन्स कोई चीज बहुत लंबी खिंच गई। तो अगर कोई चीज लंबी खिंच गई तो उसका मतलब क्या? प्रोट्रैक्टेड हो गई। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग, ड्रॉन आउट मीन्स बहुत लंबी खिंच गई। अच्छा, जो चीज क्षण भर की है उसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। कोई चीज अगर क्षण भर की है तो वो क्या है? टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, एफिमेरल है, मोमेंटरी है, फ्लीटिंग है, इवानेसेंट है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज क्षण भर की है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स ब्रीफ है, शॉर्ट है, क्विक है, बहुत जल्दी जल्दी में काम हो रहा है। तो इतना लंबा जो प्रोसेस हुआ ट्रांजिशनिंग, ट्रांजिशनिंग मीन्स चेंजिंग, चेंज करने का। कोल से रिन्यूएबल एनर्जी में यूके में इसको डेकेड्स लग गए, 10 साल लग गए। मोमेंटरी का मीनिंग होता है क्षण भर की, और मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटस इज व्हाट? समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है
वो क्या होती है, मोमेंटस। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए सभी को। फिर इसके जैसा एक और वर्ड होता है मॉन्यूमेंटल। कोई चीज अगर मॉन्यूमेंटल होती है इसका मतलब वो कैसी होती है, वो चीज आपकी ह्यूज होती है, वो चीज आपकी क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। बहुत ही बड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, कोलोसल होती है। कोलोसल मीन्स ह्यूज, जाइजेंटिक मीन्स ह्यूज, बेहेमॉथ मीन्स बहुत ही बड़ी, बहुत ही ह्यूज। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, एलिफेंटाइन मीन्स बहुत ही बड़ी, गरगैंटुआन मीन्स बहुत ही बड़ी, वो चीज कैसी है, हद से ज्यादा बड़ी है, टावरिंग है, राइट, बहुत बड़े। टाइटैनिक का मतलब भी वही होता है, टाइटैनिक शिप का नाम भी इसीलिए रखा गया था, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मैमोथ मीन्स बहुत ही बड़ी है। कॉस्मिक, कॉस्मिक का वैसे मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्स का है, मतलब बहुत ही बड़ा है। एस्ट्रोनॉमिक बहुत ही बड़ा है। ह्यूमंगस सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अगले पे आते हैं, रिट्रेंचमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कॉस्ट कटिंग कर दी। कॉस्ट कटिंग में ज्यादातर क्या किया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। लोगों को क्या दे दी जाती है, एक पिंक स्लिप दे दी जाती है। पिंक स्लिप देने का मतलब क्या होता है, किसी को जॉब से निकाल देना। तो कॉस्ट रिड्यूस करना, स्पेंडिंग रिड्यूस करना, क्योंकि प्रॉब्लम आई है, डाउनसाइज कर दिया, खर्चे कम कर दिए, लोगों को निकाल दिया, कटबैक, इकोनोमाइजिंग, कि और सस्ते में काम हो जाए। एंटोनिम्स, एक्सपेंशन हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, मीन्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिट्रेंचमेंट जो कोल सेक्टर में हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई 1980 के द्वारा। हाँ, क्या कर दिया गया, उनको फायर कर दिया गया, मीन्स जॉब से निकाल देना। हाँ, क्या, वॉकिंग पेपर्स दे दिए गए। एक और होता है वॉकिंग पेपर्स देना किसी को। वॉकिंग पेपर्स देने का मतलब भी क्या होता है, गिव वॉकिंग पेपर्स, मीन्स जॉब से निकाल देना। रिपैट्रिएशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। सबसे पहले तो समझते हैं एक्सपैट्रिएट्स कौन होते हैं। एक्सपैट्रिएट्स होते हैं जो लोग कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपैट्रिएट्स। तो एक्सपैट्रिएट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से US चला गया तो वो क्या हो गया, एक्सपैट्रिएट। तो रिपैट्रिएशन क्या हो गया, उनको वापस ले आना। तो रिपैट्रिएशन इज व्हाट, उनको हम क्या कर गए, उनको हम वापस ले आए। री का मतलब क्या होता है, री शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है अगेन और एक होता है बैक। तो द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ पर्सन टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन और सिटीजनशिप, जहां उनका सिटीजनशिप है वहां उनको वापस ले आना, मीन्स रिपैट्रिएशन कर देना। मैम वापस आ जाओ, जगह आ गई है, जगह आ गई है तो मैं वापस आ जाती हूँ। रिटर्न, डिपोर्टेशन, होम कमिंग, इतने सारे लोग US से इंडिया आ रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प सारे इमिग्रेंट्स, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन सबको वापस भेज रहे हैं। अच्छा, यहां से दो वर्ड्स आते हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। सभी को डिफरेंस पता है ना। इमिग्रेंट कौन होते हैं, आई का मतलब है इन। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से US गए वो लोग, इंडिया के लोग हैं US चले गए, तो US के लिए वो क्या हो गए, इमिग्रेंट हो गए। एमिग्रेंट्स कौन होते हैं, इंडिया के लिए वो कौन है, इंडिया के लिए वो एमिग्रेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने इंडिया को छोड़ा है। तो इंसान एक ही है, लेकिन वो इंडिया के लिए एमिग्रेंट है, US के लिए इमिग्रेंट है। क्योंकि वो इंडिया को छोड़ के गया है तो एमिग्रेंट, E फॉर एग्जिट होता है। US में एंटर किया है, I फॉर इन होता है, तो इमिग्रेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सभी को। एंटोनिम्स, एग्जाइल मीन्स जेल में बंद कर दिया, बैनिशमेंट दूसरी कंट्री भेज दिया, अपनी कंट्री से निकाल दिया, एक्सपैट्रिएशन अपनी कंट्री से निकाल दिया। तो जो गवर्नमेंट है उसने हेल्प करी रिपैट्रिएशन में वापस बुलाने में, जो स्ट्रैंडेड मीन्स जो फंसे हुए सिटीजन्स थे उन एरियाज में जहां पे लड़ाई चल रही है, वॉर टॉर्न रीजन है।
मैनेकल्ड शब्द का मतलब क्या होता है? दो शब्द होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। एक होते हैं शैकल्स, एक होते हैं फेटर्स, और एक होते हैं आयरन्स। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बेड़ियां, वो चीज जो आपको बांधे, जो इंसानों को बांधे चीज, उसको क्या बोलते हैं? शैकल्स, फैटर्स या आयरन्स। इंसानों को बांधने वाली चीज। डॉग को बांधने वाली चीज को क्या बोलते हैं? लीश, जो डॉग को बांधती है। घोड़े को कंट्रोल वाली चीज को क्या बोलते हैं? ब्रिडल, जो हॉर्स को कंट्रोल करती है। तो अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो चीज जो बांध रही है। अगर इनको वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं, किसी को शैकल किया गया है, किसी को फाइटर किया गया है, किसी को लीश किया गया है, किसी को ब्रिडल किया गया है, इसका मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मैनेकल्ड भी वही होता है जो शैकल्स और फैटर्स और आयरन्स का काम होता है, किसी को बांधना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना। तो रेस्ट्रेन विद हैंडकफ्स और शैकल्स, जो हथकड़ी से या बेड़ियों से बंधा हुआ हो, वो इंसान क्या है? मैनेकल्ड है। तो एक और वर्ड इसमें याद ऐड हो गया, एंड दैट इज व्हाट? मैनेकल करना, किसी को जंजीरों से बांधना। हैंडकफ कर दिया, शैकल्ड कर दिया, बाउंड कर दिया, फेटर कर दिया। फेटर्ड कर दिया मीन्स बांध दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, अनचेन कर दिया। जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू क्या है? फ्री है। फ्री करने के और क्या हो सकते हैं? अनलीश कर दिया, अनब्रिडल कर दिया, अनशैकल कर दिया, अनफेटर कर दिया, मीन्स फ्री कर दिया। तो जो प्रिजनर्स थे उनको मैनेकल किया गया, उनको जंजीरों से बांधा गया। किससे पहले? उनको हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में भेजने से पहले क्या किया गया? उनको जंजीरों से बांधा गया। फ्रीडम का एक बहुत ही प्यारा वर्ड क्या होता है? लीवे। लीवे शब्द का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। इमेंसिपेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। लिबरेशन इज व्हाट? फ्रीडम। फ्री करने के कुछ वर्ड्स कौन कौन से थे? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विंडिकेट करना इज फ्री करना। एक्सोनरेट करना इज इंजाम से मुक्त कर देना। एक्सकल्पेट करना इज अगेन इंजाम से मुक्त कर देना। एब्सॉल्व करना इज अगेन इंजाम से मुक्त कर देना। इमेंसिपेट कर देना, लिबरेट कर देना, लीवे दे देना, फ्री कर देना, एमनेस्टी दे देना। एमनेस्टी देना इज ऑल्सो व्हाट? माफी दे देना, मीन्स पार्डन कर देना, माफ कर देना। एक्विट करना इज ऑल्सो व्हाट? फ्री कर देना, माफी दे देना। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइनली। क्लैंडस्टाइन शब्द का मीनिंग क्या होता है? चुपके से, मीन्स इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर। कोवर्ट मैनर। कोवर्ट मीन्स हिडन, कोई चीज हिडन होती है, क्या होती है? कोवर्ट होती है। ओपन होती है तो कैसी होती है? ओवर्ट होती है। और फिर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं चुपके से के लिए? आप उस काम को कैसे कर रहे हो? स्टेल्थी वे में कर रहे हो। स्टेल्थी का मतलब क्या होता है? सीक्रेट वे में कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? फर्टिव वे में कर रहे हो आप उस काम को, हिडन वे में कर रहे हो, सीक्रेट वे में कर रहे हो। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बना लेता है? एडवर्ब बना लेता है। तो इन अ सीक्रेटिव और कंसील्ड। कंसील्ड क्या होता है? कंसीलर लगाते हैं लोग चेहरे पे अपने दाग धब्बे छुपाने के लिए। तो कंसील इज व्हाट? कंसील इज छुपा देना। आपने किसी चीज को कंसील कर दिया, मीन्स आपने उस चीज को छुपा दिया। एक वर्ड होता है कैमाउफ्लेज करना। कैमाउफ्लेज करने का मतलब क्या होता है? आप अपना एक्चुअल सेल्फ छुपा रहे हो जिससे कि इंसान आप पे अटैक ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल जेली फिश जो होती है वो कैमाउफ्लेज करती है। वो ऐसा बन जाती है जैसे वो सराउंडिंग की जैसी बन जाती है कि इंसान उसको पकड़ ना पाए। तो कैमाउफ्लेज करने का मतलब क्या हो गया? अपने आप को छुपाना। फिर एक वर्ड होता है श्राउडेड। श्राउडेड का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज कवर्ड है। तो एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है श्राउडेड इन सीक्रेसी। तो कोई चीज अगर सीक्रेसी में श्राउडेड है, इसका मतलब क्या है? वो चीज कैसी है? वो चीज कवर्ड है उस चीज में। याद रहेंगे वर्ड्स सभी को? चलो, हाँ,
वील करना, वेल क्या होता है? घूंघट। तो कोई चीज अगर घूंघट में है मतलब छुपी हुई है। अच्छा, डिस्क्लोज करने के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना जल्दी से। अगर आपने किसी को सारी बातें बता दी, डिस्क्लोज कर दी, तो आपने क्या किया? डाइवल्ज कर दिया। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? सबके सामने आप उस सारी की सारी बातों को ले आए, रिवील कर दिया बातों को आप, डाइवल्ज कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया मीन्स अनवेल कर दिया, सारी की सारी बातों को सबके सामने ले आना। तो सीक्रेटली, कवर्टली, फर्टिवली मीन्स चुपके से। एंटोनिम्स ओपनली, ओपनली का वर्ड अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद होगा, ओवर्ट। तो ओवर्टली, ओवर्ट क्या था? ओपन था। पब्लिकली, ट्रांसपेरेंटली, सबके सामने। तो डॉक्यूमेंट्स को चुपके से स्मगल किया गया कंट्री के बाहर, जिससे कि सरकार जो है उस चीज की क्या ना कर सके, सरकार उस चीज की जांच ना कर सके। इसीलिए क्या किया गया? डॉक्यूमेंट्स को चुपके से स्मगलिंग कर दी गई। अगले वर्ड पे आते हैं हाँ मैम, स्पिल द बीन्स का मतलब भी वही होता है, बिल्कुल सही। स्पिल द बीन्स अगर आपने कर दिया, या फिर आपने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है? आपने सामने वाले का क्या कर दिया? सीक्रेट रिवील कर दिया। आपने सामने वाले का सीक्रेट कहां ले आए? आप लाइट में ले आए, ब्रिंग टू लाइट मींस रिवील कर दिया। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, इंसीडियस। लास्ट में OUS लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इंसीडियस क्या होता है? इसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है? खतरा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, इतने चुपके से वो खतरा आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है कि आपको वो खतरा दिख ही नहीं रहा, मीन्स स्नेक इन द ग्रास है। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल, हौले हौले, चुपके से आ रहा है और नुकसान करेगा आपको। डिसेप्टिव है, ट्रेचरस है, सिनिस्टर है, मीन्स बहुत ही खराब है, बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, मुझे डेंजरस के अच्छे अच्छे सिनोनिम्स बताना है, ऐसे बताना जो थोड़े से डिफिकल्ट से हो, जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, वो 10 सिनोनिम्स बताना जल्दी से मुझे डेंजरस के। इनेमिकल, नोक्शियस, परनीशियस, डेट्रीमेंटल, डेलेटेरियस, पेरिलस, जेपर्डस। कितने हुए? और कौन से वाले एग्जाम में आते हैं? नास्टी मीन्स बहुत ही खराब, हजार्डस, लीथल, फैटल, डेडली। सबका मतलब क्या होता है? वो चीज कैसी है? बहुत ही खतरनाक है। इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग, बहुत ही निफेरियस, नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं सारे के सारे। विक्शियस, बेलफुल, राइट, बहुत ही खराब है वो चीज। एंटोनिम्स, हार्मलेस से कोई नुकसान नहीं है। हार्मलेस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है बिनाइन। बिनाइन का मीनिंग क्या होता है? हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो इतने डेंजरस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है सोशल मीडिया में, इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दैट इज रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, एक हार्मलेस का एक और वर्ड होता है, जैसे नोक्शियस होता है ना, नोक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, ऐसे इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसका कोई नुकसान नहीं है। इनोक्यूअस इज हार्मलेस। अगला वर्ड है कॉन्फ्लेटेड। को रूट वर्ड है। को शब्द का मतलब क्या होता है? टुगेदर, साथ में। तो अगर कोई चीज कॉन्फ्लेटेड है, इसका मतलब क्या है? आपने दो चीजों को मिला दिया, साथ में लिया है, क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इन्फ्लेटेड है,
इसका मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया उसको, छोटी थी बढ़ा दिया, इन्फ्लेट कर दिया। डिफ्लेटेड है, हाँ रेपरकशंस भी होता है, राइट, रेपरकशंस भी, बड़ी चीज को छोटा कर दिया, डिफ्लेटेड है। तो तीनों वर्ड्स हैं, डिफ्लेटेड, कॉन्फ्लेटेड और इन्फ्लेटेड। तो कंबाइन कर दिया जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। एंटोनिम्स अलग अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो जो मीडिया है वो अलग अलग इश्यूज को मिला देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पब्लिक के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, एमलगमेटेड का मतलब भी क्या होता है, कमा मिक्स कर देना। एमलगमेटेड मीन्स आपने चीजों को क्या कर दिया, चीजों को आपने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। अनसेरेमोनियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। अनसेरेमोनियस मीन्स आपने ऐसा किया कि आपने ना सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दिया, बहुत ही रूड वे में, अचानक से बहुत ही रूड वे में, ना ही आपने कोई रिस्पेक्ट दिया, ना ही कोई फॉर्मेलिटी करी, कुछ भी नहीं किया, बहुत रूड वे में आपने उसको ट्रीट किया। तो आपका ट्रीटमेंट कैसा था, अनसेरेमोनियस था। सेरेमनी का मतलब रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं था, एब्रप्ट था, रूड था, इम्पोलाइट था। इम्पोलाइट का एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है ब्रैश। ब्रैश शब्द का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही रूड सा, बहुत ही खराब था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या था, इम्पोलाइट था। एंटोनिम्स कर्टियस था, बहुत अच्छे से किया, रिस्पेक्टफुल था, फॉर्मल था। तो एम्प्लॉयज को बहुत ही रूड तरीके से डिसमिसल दे दिया गया, उनको एक पिंक स्लिप दे दी गई बहुत ही रूड तरीके से, बिना कोई फॉर्मेलिटी को पूरा किए हुए। ट्रैवर्स करना मतलब ट्रैवल करना, क्रॉस करना, जर्नी करना, नेविगेट करना। आप ट्रैवर्स कर रहे हो मतलब ट्रैवल कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम्स एक ही जगह पे रुके हुए, रिमेन, स्टे, हॉल्ट, एक ही जगह पे रुके हुए हो। तो जो हाइकर्स थे, जो पहाड़ चढ़ने वाले थे, उनको ट्रैवर्स करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से माउंटेन की समिट में पहुंचने के लिए। समिट के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। समिट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, चोटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है समिट का, नाउन। बताओ कितने याद है आप लोगों को, एपेक्स, जेनिथ, वेरी गुड, एक्मे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट, ये क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, नादिर। ये डायरेक्ट एंटोनिम है। इसका एक इनडायरेक्ट एंटोनिम होता है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या होता है, जहां से चीजें शुरू होती हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है। मैम पीक, हाँ, पिनकल, राइट, वेरी गुड। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। कैसा इंसान जो कॉपी करता है, प्लेग्यारिस्ट। प्लेग्यारिज्म क्या होता है, प्लेग्यारिज्म यही होता है जब आप किसी चीज को कॉपी कर लेते हो। तो जब भी कोई रिसर्च रिपोर्ट दी जाती है तो सबसे पहले प्लेगैरिज्म चेक होता है कि कहीं आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया। हाँ, क्रेस्ट और ट्रफ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्रेस्ट का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट और ट्रफ का मीनिंग होता है लोएस्ट पॉइंट। क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। चलो, भगवान हर चीज में है, सब भगवान है, भगवान सब कुछ है, इस सोच को क्या बोलते हैं, पैंथेइज्म। इसमें दो रूट वर्ड्स हैं, पैन और ओमनी। दो शब्दों का मतलब होता है ऑल। थियो शब्द का मीनिंग होता है भगवान। तो भगवान ही सब कुछ है, भगवान सब जगह है, इस विश्वास को हम क्या बोलते हैं, इस विश्वास को हम बोलते हैं पैंथेइज्म। पैंथीस्ट होते हैं जो लोग इस बात पे विश्वास करते हैं। अच्छा, एथीस्ट कौन होते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं। ये तो एसएससी में इतनी बार क्वेश्चन आया ना एथीस्ट का। जो लोग नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं होता, नो गॉड, उनको बोलते हैं नास्तिक, अथीस्ट। थीस्ट कौन होते हैं, जो विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, जो आस्तिक होते हैं वो क्या होते हैं, थीस्ट होते हैं। 90 और 99 साल के बीच में जो इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉनाजेनेरियन। जेन जो रूट वर्ड है ना, ये एल्डरली सिटीजन से रिलेटेड होता है। जेन रूट वर्ड किससे रिलेटेड होता है, एल्डरली सिजेरियन से। तो एक स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। ये क्या होती है, ये बुढ़ापे की
सारी चीज़ों की स्टडी होती है। मतलब ये किस चीज़ को स्टडी करती है? एजिंग की स्टडी होती है, बूढ़े होने की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी। जो किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर कर जाए वो कौन है? ट्रेसपासर। ट्रेसपासर्स बहुत जगह प्रॉपर्टीज के बाहर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर करेगा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ट्रेसपासर्स क्या करते हैं? ट्रेसपास करते हैं। इसकी वर्ब फॉर्म भी यही होती है, ट्रेसपास। ये ना बहुत बार स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में भी आता है, वहां पे ना डबल एस लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या एरर है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। कोई चीज ब्रेक डाउन हो गई तो ब्रेक डाउन दो तरह के होते हैं। पहला ब्रेक डाउन किस चीज का होता है? फिजिकल फेलियर, फिजिकल या फिर मैकेनिकल फेलियर। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी गाड़ी रास्ते पे क्या हो गई? खराब हो गई। तो फिजिकल या मैकेनिकल फेलियर के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन। एक दूसरा होता है इमोशनल फेलियर के भी ब्रेक डाउन यूज करते हैं। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द सैड न्यूज, तो जब उसने वो सैड न्यूज सुनी वो ब्रेक डाउन कर गई, मतलब वो फूट फूट के रोने लग गई, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो दोनों के लिए ब्रेक डाउन यूज करते हैं। लुक अप, लुक अप का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो। एक ना एक्सेल के अंदर भी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूलाज होते हैं। तो लुकअप का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो या कोई सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? आप उस चीज को क्या कर रहे हो? लुक अप कर रहे हो। अच्छा, एक और इसके जैसा मिलता जुलता फ्रेजल वर्ब होता है लुक अप टू। तो अगर आपने बोला मैम आई लुक अप टू यू, इसका मतलब क्या होता है? कि आप सामने वाले के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो, उसको एडमायर करते हो, उसकी तारीफ करते हो। तो लुक अप टू यू का मतलब क्या हो गया? किसी की तारीफ करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर इट, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर इट। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी का ध्यान रखना। इफ यू आर, विल यू प्लीज लुक आफ्टर माई चाइल्ड, क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रख लोगी? तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना। लुक आफ्टर जैसा एक और होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? शक्ल मैच करना, रिसेंबल, वो इंसान किसके जैसा लगता है। तो टेक आफ्टर इज शक्ल मैच करना। रन इनटू मतलब आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड इन द मॉल। अचानक से कोई आपको मिल गया तो यू रन इनटू दैट पर्सन, मीन्स किसी इंसान को बाई चांस मिल जाना। ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, बाई चांस वो इंसान मिल गया आपको। और दूसरा मीनिंग क्या होता है? आई रैन इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना, मीन्स रन इनटू। टेक ऑफ, एक तो प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन टेक ऑफ करता है मतलब वो ग्राउंड को छोड़ के हवा में आ जाता है, तो लीव द ग्राउंड। दूसरा मीनिंग क्या है? कोई इंसान अचानक से सक्सेसफुल हो गया, हिट टुक ऑफ, मतलब वो अभी तक तो जमीन पे था, अब वो हवा में आ गया, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गया। और तीसरा रिमूव करना किसी भी चीज को। कैन यू प्लीज टेक ऑफ योर सॉक्स, क्या तुम अपने सॉक्स रिमूव कर सकते हो? तो टेक ऑफ इज रिमूव करना। सारे मीनिंग्स होते हैं। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। प्ले हार्ड बॉल, हार्ड से याद कर सकते हो, मतलब बहुत ही ना गंदा बिहेव कर रहे हो। एग्रेसिवली, रथलेसली मीन्स बहुत ही क्रूअली बिहेव कर रहे हो, आप बहुत ही खराब तरीके से बिहेव कर रहे हो, मीन्स यू आर प्लेइंग हार्ड बॉल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं वर्सटाइल होते हैं ये लोग। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप इतनी बार एग्जाम में आया है ना, क्या बताऊं। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब वो बहुत अच्छा बोलता है। वो क्या करता है? बहुत अच्छे बोलना का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट करना। आर्टिकुलेट करने का मीनिंग होता है बहुत अच्छा बोलना। वो एक कैसा स्पीकर है? एलोक्वेंट स्पीकर है। एलोक्वेंट स्पीकर मीन्स बहुत अच्छा बोलता है। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लोक्वा इज स्पीच, फ्लुएंसी के साथ बोलता है, एलोक्वेंटली बोलता है, आर्टिकुलेट बहुत अच्छा करता है। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब वो अगर उसने कोई जबान दे दी तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मीन्स वो अपनी प्रोमिसेस को पूरा करेगा।
आप उस पर विश्वास कर सकते हो। अच्छा, मैन ऑफ स्ट्रॉ, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो बहुत कमजोर आदमी है, कुछ भी बोलेगा कुछ भी कर लेगा, मीन्स अ वीक पर्सन। टॉप डॉग, कोई इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप डॉग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, डॉग डेज ऑफ समर क्या होता है? डॉग डेज ऑफ समर का मतलब क्या होता है? बहुत ही गर्मी वाले दिन, मीन्स वेरी हॉट या हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, उसको क्या बोलते हैं? डॉग डेज ऑफ समर। समझ में आई वोकैबुलरी एवरीवन? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी के लिए, एक बार जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देंगे। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक करेंगे सेशन को। आज जैब इन टाइम, जैब क्या होता है? वो जो वैक्सीन लगती है ना, तो जो इंजेक्शन लगता है वैक्सीन के लिए, उसको बोलते हैं जैब। एक समय पर इंजेक्शन की जरूरत है। ऑन इंडिया इन वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू, फ्लू कोल्ड और फ्लू जो हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम, उस पर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। विद रीसेंट रिपोर्ट्स, अभी अभी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिकेटिंग अ राइज, वो क्या दर्शा रही है कि बढ़ोतरी हुई है इन दी सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस, जो सीजन में जो कोल्ड एंड कफ के केसेस हो जाते हैं इन दी दिल्ली एनसीआर एरिया, दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में। इट इज वंस अगेन टाइम, फिर से समय आ गया है टू इश्यू अ कॉशनरी नोट, कॉशनरी मीन्स वार्निंग, एक वार्निंग का नोट दिया जाए एंड मेक अ रिन्यूड, और फिर से एक नई कोशिश की जाए टू पुश, पुश का मीनिंग क्या है? आगे बढ़ाने के लिए एडल्ट वैक्सीनेशन इन द कंट्री, कंट्री में लोग क्या ले लें? वैक्सीनेशन ले लें। द प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मीन्स मेन, स्ट्रेन्स का मतलब वही हो गया जो वायरसेस के कॉम्बिनेशन हैं, जो वायरस के अंदर जीन्स के कॉम्बिनेशन हैं। इन्वॉल्व दिस सीजन, तो इस बार जो ये सब कोल्ड एंड कफ और ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो कौन है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, इन्फ्लुएंजा बी वायरस है। मैनी ट्रीटिंग फिजिशियंस, जो बहुत सारे फिजिशियंस हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जो बहुत सारे फिजिशियंस हैं जो इस चीज में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने बताया। और किसने बताया? एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैव रिपोर्टेड, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वही जो लंग्स की डिसीजेस, चेस्ट की डिसीजेस को हैंडल करते हैं, इस तरह के इन्फेक्शंस को हैंडल करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीजेस को हैंडल करते हैं। इन्फ्लुएंजा विद द मॉनिकर फ्लू, एक और वायरस का नाम है मॉनिकर फ्लू, इज अ कंटेजियस, कंटेजियस मीन्स जो बहुत तेजी से फैलता है उसको बोलते हैं कंटेजियस। तो ये फैलने वाली रेस्पिरेटरी इलनेस है जो वायरसेस की वजह से होती है। वाइल इट इज रूटीनली कन्फ्लेड, हालांकि नॉर्मल में इसको हम मिक्स कर देते हैं, किसके साथ मिक्स कर देते हैं? विद द कॉमन कोल्ड, इसको हम कॉमन कोल्ड ही बोल लेते हैं। सिंस द सिम्टम्स, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। अचानक से आपको खांसी हो जाएगी, आपका गला सोर हो जाएगा, पका पका सा गला हो जाएगा, हाई फीवर आ जाएगा, साथ में ही मसल पेन होने शुरू हो जाएगा, बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, फटीग, थकावट हो जाएगी, स्टफी नोज, नाक भरी भरी सी रहेगी। इट इज नॉट क्वाइट द सेम, हालांकि सिम्टम्स दोनों के सेम है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स और इन्फ्लुएंजा वाले फ्लू के सिम्टम्स सेम है,
दोनों में ही सर दर्द में होता है, दोनों में ही फीवर आता है, दोनों में ही मसल पेन होता है, दोनों में ही बॉडी में एक होता है, दोनों में ही थकावट होती है, दोनों की चीजें सेम है लेकिन दोनों सेम नहीं है। बोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस, दोनों ही अलग अलग वायरसेस से होते हैं एंड कैन हैव, दोनों के ही सिम्टम्स और सिवियरिटी अलग अलग होती है, हो सकती है। द फ्लू कॉजेज, जो फ्लू होता है उसमें हल्की फुल्की सी सीरियस इलनेस हो सकती है, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है एंड इन अ फ्यू केसेस, और कुछ केसेस में मोस्टली कंसाइडिंग विद, और अगर डिले, हॉस्पिटलाइजेशन में डिले हो जाता है तो डेथ भी हो जाती है फ्लू से। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर एरिया में फ्लू की प्रॉब्लम्स चल रही है, फ्लू फैल रहा है। कॉमन कोल्ड से लोग इसको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स सेम होते हैं बट दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग वायरस से होते हैं। जो फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड में कोई डेथ नहीं होती है जनरली, लेकिन फ्लू से डेथ हो सकती है अगर हॉस्पिटलाइजेशन में डिले कर दिया जाए तो। चलिए थोड़ी सी ग्रामर करते हैं इसमें। एक तो मुझे सेंटेंस का टेंस बता दो, मेक वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, रिन्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, कॉज्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। यहां पे सिंस लिखा हुआ है तो परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज हुआ ये बता दो। क्वाइट और क्वाइट में डिफरेंस बता दो, ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। कैन हैव वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, वेरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। मैम माउंटेन से पहले आर्टिकल दा कैसे आया, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि माउंटेन पीक से पहले आर्टिकल दा नहीं आता। अगर माउंट एवरेस्ट लिखा हो तो आप आर्टिकल दा नहीं लगाओगे, बस कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। माउंटेन वर्ड से पहले दा नहीं आएगा, ऐसा कहां से कॉन्सेप्ट आएगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो इट इज वंस अगेन एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें मैंने क्या पूछा था? इट इज वंस अगेन टाइम टू एंड मेक। अच्छा मेक वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया? इट। इट इज वंस अगेन टाइम, नहीं मेक वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो टू का पैरेललिज्म है। टू इशू एंड टू मेक, तो इसमें मेक का कोई सब्जेक्ट नहीं है, टू के आगे वाला वर्ड है ये, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिन्यूड एफर्ट नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है तो ये एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। आर का सब्जेक्ट है स्ट्रेन्स, ये नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसका सब्जेक्ट था इन्फ्लुएंजा, ये कॉमा कॉमा के बीच में लिखा हुआ था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। कॉज्ड का कोई सब्जेक्ट नहीं था, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो ये आपका पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंस यहां पे टाइम नहीं शो कर रहा, सिंस का मतलब है क्योंकि, जब सिंस का मतलब क्योंकि होता है तो उसमें वो ग्रामर का रूल नहीं लगता। सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तब लगाते हैं जब सिंस का मतलब होता है तब से, मतलब वो समय बता रहा होता है। ये क्वाइट का मतलब होता है अच्छा खासा, और ये वाला जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ये पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैन हैव का सब्जेक्ट है बोथ, बोथ आर कॉज्ड, बोथ कैन हैव, तो इसका सब्जेक्ट है बोथ। वेरिंग सिम्टम्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है तो वेरिंग एडजेक्टिव है। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। यहां तक पार्सिंग कर लेते हैं। द आर्टिकल हो गया, फ्लू नाउन हो गया, कॉजेज वर्ब हो गया, माइल्ड एडजेक्टिव हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, सीरियस एडजेक्टिव, इलनेस नाउन, रिक्वायरिंग वर्ब हॉस्पिटलाइजेशन नाउन, समटाइम्स एडवर्ब एंड कंजंक्शन इन प्रपोजिशन आर्टिकल, फ्यू एडजेक्टिव, केसेस नाउन, मोस्टली एडवर्ब कोइंसाइडिंग वर्ब विद प्रपोजिशन आर्टिकल, डिले नाउन,
In preposition, hospitalization, noun. Can, verb, even, adverb, lead, verb to preposition, death, noun. स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इन इंडिया, इंडिया में देर आर 2 पीक्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। पीक्स का मतलब क्या? 2 बार सीजनल इन्फ्लुएंजा ऊंचाई पे पहुंच जाता है, मतलब बढ़ जाता है। पहला तो होता है जनवरी से मार्च के बीच में, और दूसरा होता है लैटर। लैटर मीन्स दूसरे पार्ट में, साउथ वेस्ट मानसून के अगस्त से अक्टूबर के बीच में। इन 2 सीजन्स में इन्फ्लुएंजा फैलता है। इंडिया हैज डेवलप्ड, इंडिया ने क्या डेवलप किया है? अ नियर रियल टाइम सर्वेलेंस ऑफ केसेस। नियर मीन्स लगभग लगभग, रियल टाइम सर्वेलेंस मीन्स हम नजर रख रहे हैं केसेस पे इन्फ्लुएंजा के, जैसे कि इलनेस ILI एंड सीवियर एक्यूट मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब पोजिशन हो गई है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसको सारी बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI एंड SARI, सारी प्रेजेंटिंग देमसेल्स इन हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज मीन्स हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में जब भी ये केसेस आ रहे हैं तो इन पे पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। दिस प्रोग्राम वॉज फर्दर स्ट्रेंथन, इस प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। एंड मेड मोर रोबस्ट, रोबस्ट का मीनिंग क्या है? फिर से स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बनाया गया था। किस दौरान? ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और उसके बाद में। देयर इज ऑल्सो रियल टाइम सर्वेलेंस, एक्चुअल में नजर रखी जा रही है थ्रू द कंट्री वाइड, पूरे के पूरे कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। तो लैब्स में भी केसेस जा रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, तो उस नेटवर्क में भी नजर रखी जा रही है कि कितने केसेस आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। एपिडेमियोलॉजिस्ट से, एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो लोग डिसीजेस की स्टडी करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा के ऊपर नजर रखना, सर्वेलेंस मीन्स नजर रखना, इज अ की टूल। की मीन्स मेन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू कीप टैब्स ऑन सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, जिससे कि हम नजर रख सकें किसके ऊपर, कौन कौन से वायरस हैं जो फैल रहे हैं। एंड डिफाइन, और डिफाइन कर सकें सीजनैलिटी। सीजनैलिटी मीन्स ये वायरस कब कब फैलते हैं इस बात को पता लगा सके। बिसाइड्स, साथ के साथ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिंकिंग वैक्सीनेशन। सिंकिंग का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से मैच करवाना, कि हम वैक्सीनेशन उसके हिसाब से दे सकें, किसके हिसाब से सिंक कर सकें, किसके हिसाब से मैच करवा सकें, जो रेलिवेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हैं, जो उस समय सही सर्कुलेटिंग जो वायरस फैल रहा है। तो वैक्सीनेशन उसके हिसाब से ही हो कि जो वायरस फैल रहा है, इसके लिए जरूरी है ये पता लगाना कौन सा वायरस फैल रहा है। इसलिए जितनी भी लैब्स हैं, जितनी भी कह सकते हैं लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक मींस टेस्टिंग की लैब्स हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन प्लेस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे सबको पता लग जाए तो इट इज हाईली अनलाइकली, इस बात के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाएंगे कि हेल्थ मैनेजर्स जो हैं कोई भी मिस करेंगे सीजनल अपटिक ऑफ केसेस। अपटिक मीन्स इंक्रीज। तो हमारे हेल्थ मैनेजर्स कोई भी केस को मिस नहीं करेंगे अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको पता लग जाए। और इसीलिए रियल टाइम सर्वेलेंस हो रहा है, नजर रखी जा रही है कहाँ पे कौन सा वायरस फैल रहा है, कौन सा स्ट्रेन है वायरस का, वैक्सीनेशन भी उसके हिसाब से लोगों को दी जाए। तो ये सब चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद भी, और अब ये सब चीज हमें इन्फ्लुएंजा में भी हेल्प कर रही है। समझ आ रहा है पैसेज सभी को? चलो अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, रीड करेंगे सभी लोग। जितने भी बच्चों को इंग्लिश कोर्स कैसे बाय करना है, कहाँ से करना है, डाउट्स है, मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी बेटा।
लास्ट 10 मिनट्स इसी पे फोकस करेंगे, बट प्लीज अभी आर्टिकल पे फोकस करो। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? However, लेकिन द टास्क एट हैंड, जो काम उनको करना है सरकारों को, टास्क एट हैंड में जो अभी का काम है जो करना है, इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और भी ज्यादा मुश्किल है। इट इज अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, सरकार को तैयार होना पड़ेगा टू हैंडल द आउटब्रेक, इस बीमारी के फैलने को हैंडल करने के लिए, बाय एंटिसिपेटिंग इट। एंटिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? पहले से ही पहचानना कि ये बीमारी होने वाली है, पहले से इसको एंटिसिपेट कर लो, मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट कर लो, पहले से ही पहचान लो। एंड इनकलकेटिंग, इनकलकेटिंग का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग, उनको अपने अंदर क्या पैदा करना होगा? उनको अपने अंदर पैदा करना होगा अ सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का सेंस का मतलब क्या होता है? वैसे प्रिजर्व करने का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, तो उनको अपने अंदर एक प्रोटेक्शन का एक फीलिंग लानी होगी। पर्टिकुलरली अमंग कौन से लोगों में सबसे ज्यादा? जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क मीन जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है इस बीमारी के उससे, रेंजिंग ऑन द एक्सट्रीम्स, जो कहां पर है? एज स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम्स में। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? पूरी की पूरी रेंज। तो जो लोग बहुत ज्यादा ओल्ड हैं या फिर बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया? या तो इस साइड किसी स्पेक्ट्रम होता है पूरी रेंज, या तो इस साइड। तो जो लोग, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बहुत बूढ़े लोग हैं, ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, और इन लोगों को हमको बचाना होगा इस वायरस से। अटेंशन शुड बी पेड टू चिल्ड्रन, तो वही इस वाली तरफ के लोग, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा। सीनियर सिटीजन्स जो इस तरफ हैं एज स्पेक्ट्रम के, जो बहुत ज्यादा एज के हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड पीपल, और उन लोगों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जिनको क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब है लंबे टाइम से रेस्पिरेटरी कंडीशन है। क्रोनिक मीन्स लंबे टाइम से। की मीन्स इंपॉर्टेंट अमंग द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में जो सरकार ने कदम लिए हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो रिकमेंड किए गए हैं? इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस, की अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि भाई पहले ही वैक्सीनेशन करवा लो इन्फ्लुएंजा के लिए। इनफैक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारी एजेस के लोगों को फायदा होगा अगर उनको पीरियोडिक शॉट मिल जाए, मतलब उस समय का हर मतलब उतने उतने इंटरवल्स में वैक्सीन मिलती रहे, अपडेटेड फ्लू वैक्सीन की, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं फ्लू वैक्सीन की उसमें। वाइल वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इज, बच्चों की जो वैक्सीनेशन है बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल, तो सब लोग क्या करते हैं जनरली? बच्चों को तो वैक्सीनेट करवा लेते हैं। बाय एंड लार्ज एक इडियम होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा खासा। तो बच्चों की वैक्सीनेशन तो चलो अच्छी, बाय एंड लार्ज मीन्स अच्छी खासी, सेटिस्फैक्टरी है, एक्सेप्टेबल है। एंड एन एरिया ऑफ फोकस, जो जहां पे फोकस करना है सारे हेल्थ मैनेजर्स को, वो क्या है? एडल्ट इम्यूनाइजेशन, कि बड़े लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसको क्या मिल जाता है? इट गेट्स द शॉर्ट श्रिफ्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं जा रहा। तो लोग करते क्या है? बच्चों को वैक्सीनेट तो करवा लेते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब बड़ों को वैक्सीनेट करवाने की बात आती है तो उसको शॉर्ट शिफ्ट मिल जाता है, मतलब उसको अटेंशन नहीं दी जाती। एट द मोमेंट, इस समय, इट इज लेफ्ट टू द विम्स। विम्स का मीनिंग क्या होता है? मर्जी, सनक। तो सरकार के ऊपर है, सरकार के रिसोर्सेस के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट्स की, कि वो एडल्ट वैक्सीनेशन दे भी रही है या नहीं दे रही है। अभी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सरकार को वैक्सीनेशन देनी ही देनी है, अभी उनके ऊपर है। विम्स का मीनिंग क्या होता है? उनकी खुद की चॉइस है, उनका जो मन करेगा वो कर लेंगे। टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता फैलाने के कैंपेन्स होने चाहिए, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए कि तुरंत के तुरंत वैक्सीनेशन लो, और ये एक इम्पैक्ट डालने चाहिए हाई रिस्क ग्रुप्स पे पर्टिकुलरली, क्योंकि सबसे, अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में बोलूं तो वैक्सीन जो है जिंदगियों को बचाती है। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि भाई वैक्सीन लगवा लो। बच्चों की वैक्सीन तो चलो हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो सरकार को ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए जिसमें अर्जेंसी हो, लोग वैक्सीन लगवाएं, और स्पेशली वो लोग वैक्सीन लगवाएं जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो या तो बहुत बूढ़े हैं या फिर जिनको बहुत लंबे टाइम से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को?
ऑथर ने कॉशनरी वार्निंग दिया कि भाई वैक्सीन लगवा लो। इंफॉर्मेटिव और परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर। हमको परसुएसिव टोन का मतलब क्या होता है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। इस तरह के टोन को हम क्या बोलते हैं, परसुएसिव टोन। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। मैम मस्ट बी क्लियर क्यों नहीं हो पैसेज के लास्ट में? मस्ट एक भी बच्चे का डाउट है, पहले वो एक बार डाउट देख लो। तो मस्ट बी क्लियर, क्लियर एडजेक्टिव है बेटा, मस्ट बी। ये रहा मस्ट, इसकी ये रही वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, मस्ट बी क्लियर है। वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना बनाते हो। वर्ब तो ये है V1। जब मस्ट बी क्लियर लिखते हो वो पैसिव वॉइस हो जाता है और एक क्लियर वर्ब की तरह यूज होता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। मस्ट प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड। जिस बच्चे का डाउट है क्लियर है? वहां कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो ना ही एक्टिव था ना ही पैसिव था। सीजनल पैटर्न क्या है? विंटर में पीक होते हैं, स्टेडी रहते हैं, स्टेडी तो नहीं रहते, 2 बार पीक होते हैं। रैंडम इंटरवल्स पे होते हैं नहीं, 2 पीक्स होते हैं, एक बार जनवरी से मार्च मतलब अर्ली मंथ्स और एक मानसून के दौरान। आंसर इज सी। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, परफेक्शन बेटा 11 बजे। इन्फ्लुएंजा पे नजर रखना जरूरी क्यों है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो बोला ही नहीं। हाँ, वायरस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पता करेंगे और उसके हिसाब से वैक्सीनेशन देंगे, सिंक करेंगे वैक्सीनेशन को, लिखा हुआ था ना, मतलब उसके हिसाब से वैक्सीन देंगे। कॉस्ट कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए नहीं, वैक्सीन उसके हिसाब से देने के लिए नजर रखनी जरूरत है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने क्या सजेशन दिया है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए? आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों को भारी मत निकलने दो, क्या ये अप्रोच होनी चाहिए? फ्लू केसेस को ही एलिमिनेट कर दो, लॉकडाउन लगा दो? नहीं। ट्रीटमेंट लेके आओ, वैक्सीन पे फोकस मत करो? नहीं। हाँ, अवेयरनेस लेके आओ। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। स्किमिंग बहुत जरूरी है। एक ऐसी लैंड जहां पे एम्बिशन तो बढ़ता है माइनस एन आउटबाउंड टिकट, मतलब बाहर जाने की टिकट हटा दी गई है। देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 40% का जो डिस्काउंट था ना, कल बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाए थे क्योंकि आई थिंक कुछ वेब में इशू आ रहा था, इसकी वजह से इसको 20 मार्च के लिए भी कर दिया गया है। तो आप आज और कल भी बैचेस को ले सकते हो, क्लासेस को ले सकते हो, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा होली ऑफर लगा के। तो दिस ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 20 मार्च। अभी लास्ट में बाकी सारी डिटेल्स बता दूंगी, अभी इसको स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरीवन स्किम द पैसेज। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अभी ड्रामा जो हुआ, जो इतनी गंदी तरीके से इंडियंस को बाहर भेजा गया, जो इलीगली कोशिश की थी जिन्होंने यूएस में एंटर करने की, उनको वापस इंडिया भेज दिया गया। उनको हाथों में हथकड़ियाँ बांध दी गई, बेड़ियाँ बांध दी गई, एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा गया उनको अमृतसर छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे इश्यूज को सामने लाता है। माइग्रेशन एक पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं, एक इंसान की स्टोरी है जो हमारी मेमोरीज में है, ड्रीम्स में है। इमिग्रेशन जो है बहुत हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का।
सिविलाइजेशन वहीं से बनी है, इकोनॉमी सोसाइटीज ऐसी ही बनी है। इंडिया में इतना ज़्यादा हम बाकी कंट्री से एंगेज करते हैं, हमने देखा है कि हमारे लोग दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं अवसर ढूंढने के लिए, नई जिंदगी ढूंढने के लिए, अच्छा फ्यूचर ढूंढने के लिए। हर साल इतने सारे इंडियंस जो है इस जर्नी में शुरू करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा एमिग्रेंट्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से ही बाहर जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है इंडियन से बाहर काम ही नहीं करते, वो बाहर के लीडर्स भी बनते हैं। सुंदर पिचाई जी जो गूगल के हैं वो भी इंडियन है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन है, और बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं और वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज को हेड कर रहे हैं। तो इंडिया के जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इनोवेशन लेके आते हैं और इकोनॉमी पावर लेके आते हैं वेस्ट में। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि जिस तरीके से यूएस ने इतनी गंदी तरीके से इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस इंडिया भेजा है, एक तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात ऑथर ने क्या बोली कि भाई इंडियंस हैं जो बाहर जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, लीडर्स बनते हैं। कितने लोगों का मैच हुआ मेन आइडिया? अगर आपका मेन आइडिया मैच हो रहा है मतलब आपको स्किमिंग आ रही है। चलो अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री प्रूव कर दिया कि माइग्रेशन से हेल्प होती है माइग्रेंट्स को भी, जिन कंट्रीज में जाते हैं उनको भी। फिर भी इतनी सारी वॉल्स आती जा रही है, माइग्रेशन के ऊपर बहुत नजर रखी जा रही है। अमेरिकन ड्रीम कि अमेरिका जाएंगे हम, तो हमारे इंडियंस को क्या लगता है अमेरिका जाके उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आईटी इंजीनियर्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पे गए थे, वहां पे वर्क वीजा में गए थे, वहां रुक गए। सिख कैब ड्राइवर्स हैं, वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में आज भी कैब ड्राइव करते हैं। हो सकता है उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ वो एंट्री करना, बट सब वहां पहुंच गए। लेकिन ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये कोई फ्यूजिटिव्स नहीं है, ये कोई भगौड़े नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी के लिए वहां गए थे, वो अपने आप को प्रॉस्पर करने के लिए वहां गए थे, समृद्ध होने के लिए वहां गए थे। वहां जाके वो काम ही तो कर रहे थे। वहां से इंडिया में जो पैसा आता है बाहर की कंट्रीज से, मतलब वो जो लोग बाहर काम करते हैं फिर वो इंडिया वापस पैसा भेजते हैं, वो इतना हो गया 2023 में। तो माइग्रेशन ने एक साइकिल बनाया। तो जहां पे फैमिलीज क्या कर रही थी कि भाई उनके रिश्तेदार वहां पर अच्छा कर रहे हैं तो वो फैमिलीज भी बाहर शिफ्ट हो रही थी। अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही थी यूएस के सिटीज में, उनको लग रहा था कि हम वहां पे काम करेंगे और चांसेस थे कि फ्रीडम फाइनली मिल ही जाएगा, तो जिसकी वजह से वो लोग बाहर जा रहे थे। इतने सारे 7,25,000 इंडियन माइग्रेंट्स, मतलब नियरली 1 in 4 ऑफ ऑल इंडियंस इन द यूएस, मतलब हर 4 में से एक इंडियन जो यूएस में रहता है वो चुपके मतलब सीक्रेट वे में रह रहा था, मतलब वो इलीगल माइग्रेंट था। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही है कि भाई हमारे यहाँ के लोग चलो कुछ तो अच्छी तरीके से जा रहे थे, वर्क वीजा पे जा रहे थे, उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी इसलिए जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलीगली एंटर कर रहे थे। क्यों एंटर कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था वहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्यों एंटर कर रहे थे? क्योंकि वहां उनको लग रहा था वहां उनको फाइनली फ्रीडम मिल जाएगा, इस वजह से वो बाहर जाके काम कर रहे थे। 7,25,000 इंडियंस ऐसे थे जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स थे वहां पे। वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनके रिश्तेदार जा रहे थे, वो अच्छे से सेटल हो रहे थे। तो हर 4 में से एक इंडियन वहां पे अनडॉक्यूमेंटेड ही था और वो लोग सीक्रेटली यूएस में रह रहे थे। लास्ट पैराग्राफ। मेन आइडिया बताएंगे।
आगे एक बहुत ही ज्यादा दर्द भरा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मीन्स दो ऑपोजिट चीजें हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं बिलियनियर्स को कि इसने इतना पैसा कमाया, ये बिलियनियर है, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। हम अपना चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं जबकि इतने सारे लोग हैं जिनको अच्छा काम नहीं मिल पा रहा। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिखाती है, अच्छा डेटा दिखाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन फिर भी लोगों को एक फ्यूचर नहीं मिल रहा कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में रहकर भी उनका फ्यूचर बन सकता है। तो जो अट्रैक्शन है बाहर जाने का, ये कभी कभी एम्बिशन होता है कि हमें बाहर जाके अच्छा करना है, कभी कभी सर्वाइवल के लिए भी लोग बाहर जाते हैं कि इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसकी वजह से नेटवर्क बन गया है बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट एजेंट्स का। एजेंट्स उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया है जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं, बाहर जाओगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो जो अमीर स्टेट्स के लोग हैं उन लोगों को भी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं कि बाहर चले जाओ भाई। गुजरात एक ऐसी स्टेट जो इतनी सक्सेसफुल है, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर का राइज भी हुआ था। थाउजेंड्स लोग हर चीज को रिस्क पे डाल देते हैं माइग्रेट करने के लिए, दूसरी कंट्री में जाने के लिए। पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। पंजाब में भी इंडिया की ब्रेड बास्केट है, सबसे ज्यादा अन्न पंजाब में उगता है, पूरी कंट्री को पंजाब फीड करता है, लेकिन फिर भी पंजाब के लोग भी भर भर के जा रहे हैं बाहर। रीजंस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, एग्रीकल्चर से कोई फायदा नहीं होना, उसके रिटर्न्स कम होते हुए जाना, और ये जो खतरनाक ड्रग क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं इंडिया से, और इसकी वजह से उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, बस वो अपना किस्मत को बाहर ढूंढने चले जाते हैं, या तो लीगली चले जाते हैं या फिर किसी और तरीके से चले जाते हैं। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि भाई इंडिया में एक पैराडॉक्स चल रहा है। पैराडॉक्स मींस दो ऑपोजिट चीजें। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट लोगों के अंदर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो सर्वाइवल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ लोगों को अपने एम्बिशंस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो इतनी अच्छी अच्छी स्टेट्स के लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना पैसा रिस्क पे लगा के बाहर चले जाते हैं, और बहुत ही इलीगल ऐसे एजेंट्स के नेटवर्क्स भी बन गए हैं जो उनको बाहर के दुनिया के नजारे दिखाते हैं। पैसेज समझ आया सभी को? चलो आंसर्स बताएंगे। इंडियन माइग्रेंट्स का रोल ऑथर ने कैसा बताया? पहले तो मुझे उसकी टोन बताओ। पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया? पॉजिटिव बताया कि वहां के सुंदर पिचाई जी का नाम लिया। तो लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं? नहीं, मेनली इंडिया की इकोनॉमी में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है भी, रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। हाँ, लीडरशिप, इनोवेशन और इकोनॉमिक पावर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रगल करते हैं, वापस आ जाते हैं? नहीं, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, गुजरात और पंजाब का एग्जाम्पल क्यों लिया ऑथर ने? ऑथर ने बोला अमीर होने से माइग्रेशन नहीं रुकता। जो अमीर स्टेट्स के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी बाहर। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से माइग्रेशन नहीं रुकता है। आंसर इज रूरल स्टेट्स तो ये है ही नहीं। माइग्रेशन गरीब स्टेट्स में नहीं, ये तो अमीर स्टेट्स हैं, इनके अंदर ज्यादा अच्छी पॉलिसीज है, पॉलिसीज की तो बात ही नहीं हुई। चलिए देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद रहे। प्ले हार्ड बॉल, बहुत ही गंदा बिहेव करना, किसी के साथ एक्ट करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वर्सेटाइल इंसान होना, सब कुछ आना थोड़ा थोड़ा। गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान। मैन ऑफ हिज वर्ड, जो अपने वादों को पूरा करे। टॉप डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान। EADBNC 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी, उस बच्चे का नाम कल कॉमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखें ही लिखें, सबको लिखने। जिन लोगों को मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है वो आज से ही परफेक्शन 2.0 को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी क्लास देखोगे परफेक्शन 2.0 की, सबसे पहली क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास। आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज उस क्लास में ही हैंडल हो जाएंगे। कैसे करना है, क्या क्या फॉलो करना है, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 1 महीने भी रेगुलरली आ गए परफेक्शन और एडिटोरियल दोनों में,
2 घंटे आपने मुझे रोज़ के रोज़ दे दिए तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। बट उसके लिए आपको ये 2 घंटे मुझे रोज़ के रोज़ देने पड़ेंगे, हर किसी को। 40% का डिस्काउंट ऑफर एक्सटेंड हो गया है, आपको 20th ऑफ मार्च तक ये ऑफर और मिल जाएगा। 18, 19, 20 मतलब आज 19 और 20 का दिन है। तो जितने लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो 20 तारीख तक ले लेना पहले पहले। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो आप यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे आपको निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो यहां से ले लोगे। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ इंग्लिश। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्वांट्स और स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SBI, IBPS, RRBs, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे। कंप्लीट को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कोड आप अभी होली लगा देना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा 20 तारीख तक। ठीक है, जितना डिले करोगे बाकी बच्चे आपसे उतना ही आगे निकल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाती है। कोई डाउट कोई क्वेरी होता है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ। ठीक है, चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन, मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन में।